साथियों नमस्कार। हमारा क्लास है बीए पाठ प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास। टॉपिक गुप्तकालीन कला एवं साहित्य का विकास। प्रिय विद्यार्थियों, हम जब कला एवं साहित्य की बात करते हैं तो उस समय गुप्त काल में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। इसके बारे में हमें आज जानकारी प्राप्त करनी है। हमें ये पता है कि गुप्त काल के शासकों ने एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था देने का प्रयास किया था और स्थायी राज व्यवस्था देने का प्रयास किया था। उसी की योजक कड़ी के रूप में हमें कला साहित्य की जानकारी मिलती है। हम गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हमें होनी आवश्यक है। हम जब गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की बात करते हैं तो गुप्तकालीन कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रकला, ये तीन तत्व प्रमुखता से आते हैं। गुप्तकालीन कला में कला इस समय मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी। स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण था। विभिन्न देवताओं के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। इन मंदिरों में तकनीकी एवं निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है गर्भगृह, दालान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी और शिखर युक्त छतों का निर्माण। मंदिर सामान्यतः चबूतरे पर बनाए जाते थे। अधिकांश मंदिर विष्णु के बने। इन मंदिरों में उल्लेखनीय है देवगढ़ झांसी दशावतार का मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, एरन के वारा एवं विष्णु मंदिर, अंतर्वेदी का सूर्य मंदिर, बघेलखंड का नाचना कुठार, नागौद में भ्रमरा एवं खोह के शिव मंदिर तथा भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर। दशावतार मंदिर में नागशैया पर विष्णु को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। दशावतार गुप्तकालीन में मंदिर स्थापत्य की सर्वोत्तम उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण इसी मंदिर से मिलता है। इस मंदिर के ऊपर 12 मीटर ऊंचा शिखर था। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता है 4 मंडपों का निर्माण। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का माना जाता है। स्थापत्य कला की एक शैली है जिसे पंचायतन श्रेणी कहते हैं, उसमें इसका प्रमाण मिलता है। मंदिर के स्तंभों को विष्णु के राम और कृष्ण अवतार के दृश्यों से सुसज्जित किया गया। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सबसे बढ़िया उदाहरण उदयगिरी का गुहा लेक जो विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों का बना हुआ था। अनेक जैन मंदिर भी इस समय बने। प्रिय विद्यार्थियों, हम मंदिर स्थापत्य कला की जब बात करते हैं तो मंदिर का फॉर्मेशन क्या था, किस प्रकार के मंदिर बनते थे, मंदिर बनाने की किस प्रकार की कला थी और उन मंदिरों का विषय क्या था स्थापत्य कला की दृष्टि से, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि उनमें धर्म प्रधानता थी तो विष्णु धर्म और शिव और विष्णु के मंदिरों की प्रधानता देखी जा सकती है। मंदिरों में ईंटों का बना होता था या पत्थर का बना होता था, उसका आर्किटेक्ट जो है वो किस प्रकार का था, इसके बारे में हमें मंदिर स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त करनी है। सारनाथ का विशाल धमेक स्तूप भी इसी समय बना। गुप्तकालीन स्थापत्य कला का दूसरा उदाहरण ब्राह्मण और बौद्ध गुहा मंदिरों में मिलता है। इस श्रेणी में उदयगिरी का मंदिर जिसमें वाराह अवतार की मूर्ति तथा बाघ या मजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। बाघ या मजंता की गुफाओं में बुद्ध एवं उनके जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं को वर्णित किया गया है। जब हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो गुप्त काल में मूर्तिकला धर्म से प्रभावित थी। गुप्तकालीन मूर्तिकला संयत और नैतिक है। संयत और नैतिक से तात्पर्य मूर्तियों में नैतिकता है, मॉरलिटी है, उसमें सजीवता तथा मौलिकता मिलती है। अधिकांश मूर्तियाँ देवी देवताओं, बुद्ध और उनके तीर्थंकरों की बनी। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। विष्णु की प्रतिमा मानवाकार में बनी। नागशैया पर निद्रा निमग्न विष्णु की मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। वराह एवं शिव की विभिन्न मूर्तियाँ
भी बनाई गई थी। इस काल में बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियां बनी। इसमें प्रसिद्ध हैं सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमा एवं सुल्तानगंज की ताम्रबद्ध प्रतिमा। बुद्ध मूर्तियों की विशेषता है घुंघराले बाल, अलंकृत प्रभामंडल तथा मुद्राओं की विविधता। चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। रंगों, रेखाओं के प्रयोग, भावों एवं विषयों के चित्रीकरण अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किए गए। गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने अजंता एवं बाघ की गुफाओं से मिले हैं। अजंता की गुफाओं में जहाँ उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है, वहीं बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी मिलती है। अन्य विविध कलाओं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय जैसी ललित कलाओं की भी पर्याप्त प्रगति हुई। इस प्रकार से गुप्तकालीन कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आगे गुप्तकालीन साहित्य की बात करते हैं। गुप्तकालीन साहित्य एवं शिक्षा। गुप्तकालीन साहित्य में ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में शपणक, शंकु, वरुचि, वराहमिर, वेलाभट्ट, अमर सिंह, कालिदास ये प्रमुख थे। आर्यभट्ट ये नवरत्न माने गए थे और इन नवरत्नों ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की रचना करके विभिन्न क्षेत्र में योगदान देकर के अभूतपूर्व कार्य किया था। जब हम गुप्त काल में साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में ही अधिकतम साहित्यों की रचना की गई थी। इस काल का सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कवि था वह कवि महाकवि कालिदास थे। उन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम जैसे काव्यों तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम एवं मालविकाग्निमित्रम जैसे नाटकों की रचना की। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। कालिदास के अतिरिक्त शूद्रक ने मृच्छकटिकम एवं विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा। इस काल की अन्य साहित्यिक उपलब्धियों में अगर माने तो कामसूत्र जिसकी रचना वात्स्यायन ने की, वासवदत्ता जिसकी रचना भास ने की, नारद स्मृति और अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की, आर्यभट्टीय की रचना आर्यभट्ट ने की और वराहमिर ने भरत संहिता, असंग ने महायान सूत्रालंकार तथा न्यायावतार जो सिद्धसेन द्वारा रचित किया गया था। इस प्रकार से गुप्त काल में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रगति हुई जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा है कि गुप्त काल के अंतर्गत किस प्रकार से साहित्य एवं कला की जो उन्नति हुई है ये एक अभूतपूर्व उन्नति थी और आज भी वर्तमान भारत में भी वह साहित्य और कला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती हैं। धन्यवाद।